हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरधर खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने पहली वीडियो क्लास जो कि रीट लेवल 1 के लिए है। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 जिसमें हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं, जो कि 4 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें आपके डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। इन 4 अलग अलग तरीकों से हम किसी भी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और हम किसी को भी समझा सकते हैं। बात करते हैं कि हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम और आज हम वही चीज आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है, 10 बेस होता है और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 व 9 से मिलकर बनी हुई होती है। अगर मैं बात करूं तो ये आपके अंक होते हैं और अंक से मिलकर आपकी संख्या बनती है। गणित में हम जो भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, उनमें इन्हीं अंकों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों गणित में हम जितनी भी संख्याएं लिखते हैं वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी हुई होती है। किसी भी प्रकार की संख्या, कैसी भी संख्या इन्हीं अंकों से मिलकर बनी हुई होती है। और अब हम देखते हैं कि संख्याओं को हम किस तरह से बांटते हैं, कितने अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो दोस्तों हम मानते हैं कि जैसे कि एक बहुत सारी संख्याएं होती हैं और उन संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या यानी कि एक बहुत ही तरह की संख्या हो गई है जिनमें हम 2 तरह की संख्याएं देखते हैं। एक होती है हमारी वास्तविक संख्या और एक होती है हमारी इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं को आप अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर जिनका कोई ना कोई एक अस्तित्व होता है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल मान्य होती है, जबकि ये काल्पनिक एक तरह से गलती होती है जो कि प्रैक्टिकली रूप में सही नहीं होती है। अगर मैं काल्पनिक संख्याओं यानी कि इमेजिनरी नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे आइटा वाली जो वैल्यू होती है वो सभी अवास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। माइनस में नहीं हो सकता है, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर कहीं पे भी -1, -2 या माइनस की कोई सी भी वैल्यू होती है तो वो एक अवास्तविक पद होता है। तो यहाँ पर किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करने पर माइनस आता है या फिर रूट के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू आती है तो ये हमारी अवास्तविक संख्या होती है जो कि रियल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों रियल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो रियल नंबर भी 2 तरह से बटे हुए होते हैं, जिनमें आपके पहला नंबर परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और दूसरा नंबर आपका अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होता है। परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, शांत दशमलव और अशांत दशमलव आवृत्ति सभी संख्याएं आती है। और अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्याओं में अशांत, दशमलव,
अनावृत्ति वाली संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है, इन सबको हम अच्छे से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन तीन संख्याओं के बारे में कि ये क्या होती है। तो बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है आपकी 1 से और जो कि चलती रहती है अनंत तक। दोस्तों, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को गिनने में जो संख्या हम काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, वो हमारी प्राकृत संख्या होती है, जिसकी शुरुआत 1 से होती है और ये निरंतर चलती रहती है जब तक इसका कोई अंत नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि प्राकृत संख्या जो कि एक क्रमिक संख्या है। क्रमिक संख्या क्या होती है, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इतना सा ध्यान रखिए कि ये क्रमिक संख्या होती है जिसका सार्वंतर 1 होता है। ये एक वो क्रमिक संख्या है जिसका सार्वंतर 1 होता है। फिर हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर की अगर हम बात करें तो यदि मैं प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेता हूं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है, इसलिए इसे पूर्ण नंबर यानी कि होल नंबर कहते हैं। प्राकृत और जीरो को भी अगर प्राकृत में शामिल कर लेंगे तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। तो इसके लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जीरो तथा प्राकृत। जीरो तथा प्राकृत संख्या मिलकर पूर्ण संख्या बनती है। अब हम बात करते हैं हमारे इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर होते हैं। पूर्णांक संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो देखो, पूर्णांक संख्या 2 तरह के होते हैं, पूर्णांक संख्या 3 तरह के होते हैं, जिनमें एक तो होता है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, और एक होता है आपके धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक, और यहां पर आपके आता है जीरो। सबसे पहले बात करते हैं जीरो की। जीरो एक ऐसी संख्या है, जीरो एक ऐसा अंक है जो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। ना तो इसकी गणना धनात्मक में होती है, ना ही इसकी गणना ऋणात्मक में होती है। ये एक उदासीन वैल्यू होती है। अब बात करते हैं कि धनात्मक। अगर मैं पूर्णांक में धनात्मक की बात करूं तो पूर्णांक में धनात्मक आपके प्राकृत संख्या होती है, यानी कि पूर्णांक धनात्मक संख्या बराबर है प्राकृत संख्याओं के, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये अनंत। और अगर मैं पूर्णांक में ऋणात्मक की बात करूं, पूर्णांक में अगर मैं ऋणात्मक की बात करता हूं तो ऋणात्मक हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप, यानी कि माइनस, अनंत, -3, -2, -1। प्राकृत संख्याओं का धनात्मक रूप और प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप, और उसमें हमने शामिल कर दिया है जीरो को। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए, तो ये हमारी पूर्णांक संख्या बनती है। एक तरीके से हम और देख सकते हैं, माइनस अनंत, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अनंत। ये संख्या मैंने लिखी है जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये आपके प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 अनंत तक चलने वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है, और अगर मैं उसमें जीरो को भी शामिल कर लेता हूं तो वह हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो ये जो मैंने लाइन खींची है ये है आपके प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि यदि मैं पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक रूप को भी शामिल कर लेता हूं तो ये हमारी पूरी की पूरी संख्या
पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है। अब हम बात करते हैं कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों ही संख्या आपके क्रमिक संख्या यानी कि कंटिन्यूअस नंबर होती है। अब ये क्रमिक संख्या होती है जिनका सार्वंतर एक होता है। प्राकृत संख्याओं का सार्वंतर भी एक होता है, पूर्ण का भी एक होता है और पूर्णांक संख्याओं का भी सार्वंतर एक होता है। अगर बात की जाए प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्याओं को दो अलग अलग तरीकों से बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला भाग हमारा सम और विषम को लेकर है और दूसरा भाग हमारा भाज्य और अभाज्य संख्याओं को लेकर होता है। अगर मैं बात करूं सम संख्या और विषम संख्या की, तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। अगर इवन नंबर की बात की जाए, इवन नंबर यानी कि सम संख्या वे प्राकृत संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे प्राकृत संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है वह आपकी सम संख्या होती है, और जिन प्राकृत संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह आपके विषम संख्या होती है। जैसे कि सम संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये निरंतर अनंत तक चलती रहती है। अगर मैं इनकी पहचान की बात करूं तो इनकी पहचान ये होती है कि इनका जो इकाई अंक होता है, तो इकाई अंक सदैव 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक होगा। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी 17234। अब मुझे ये पता करना है कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो मैं देखूंगा कि इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 4 है और 4 होने पर यह संख्या हमारी सम संख्या होती है, तो यानी कि ये संख्या हमारी सम संख्या होगी। और अगर मैं विषम संख्याओं की बात करूं तो विषम संख्या जिन प्राकृत संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह विषम संख्या होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये भी अनंत तक चलती रहती है। अगर मैं इनकी पहचान की बात करूं कि हम किसी भी संख्या को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि ये विषम संख्या है कि सम संख्या है, तो पहचान में इसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक होता है। जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूँ 11343547। मैंने एक ये संख्या लिखी है दोस्तों, और हमें देखना है कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा इसके यूनिट डिजिट की यानी कि इकाई अंक की, और इकाई अंक इसका 7 है और 7 होने पर संख्या विषम संख्या होती है, तो ये हमारी विषम संख्या होगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सम हो या विषम हो, ये दोनों ही संख्या, यहां पर ये दोनों ही संख्या क्रमिक संख्या होती है। क्रमिक संख्या जिनका सार्वंतर 2 होता है। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक में सार्वंतर 1 होता है, जबकि सम और विषम में सार्वंतर 2 होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ता हूं तो अगली सम संख्या प्राप्त होती है, और विषम संख्या में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि -2। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि -2 सम संख्या है और विषम संख्या है, तो सबसे पहले ना तो ये सम संख्या है ना ही ये विषम संख्या है। फिर जैसे कि 1.5, ये भी ना तो सम संख्या है ना विषम संख्या है। जैसे 0 दोस्तों, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 को वैसे तो सम संख्या माना जाता है, 0 सम संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये किन्हीं परिस्थितियों में ही होता है। हर परिस्थिति में 0 को सम संख्या नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपके जब क्वेश्चन निकल कर आता है तब आता है कि
निम्न में से कौन सी समप्राकृत संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी समप्राकृत संख्या नहीं है? A 2, B 0, C 4, D 1000। तो यहां पर आपका उत्तर आना चाहिए 0, क्योंकि 0 समप्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन 0 को किन्हीं परिस्थितियों में सम माना जाता है। उसके काफी लॉजिक है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। अभी हम बात करते हैं कि 0 को आप सम संख्या मानेंगे कि विषम संख्या मानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 0 एक सम संख्या है लेकिन समप्राकृत संख्या नहीं है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए सबसे पहली छोटी या सबसे शुरुआत की सम संख्या कौन सी है, तो आप हर कंडीशन में 2 को उत्तर दोगे। 2 आपकी सबसे छोटी संख्या है, सम। फिर हम बात करते हैं कि 1.5 सम संख्या या विषम संख्या क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, ये सम और विषम प्राकृत संख्याओं के भाग है और प्राकृत संख्या में 1, 2, 3 और अनंत तक संख्या आती है, जिनमें कहीं पे भी पॉइंट दशमलव वाली संख्या नहीं आती है, यानी कि ये प्राकृत संख्या नहीं है। अगर प्राकृत संख्या नहीं है तो सम और विषम संख्या भी नहीं होगी। -2 के लिए भी यही रूल लगेगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है तो सम और विषम संख्या भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त संख्या या फिर कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं रूढ़ संख्या या फिर प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई एक नेचुरल नंबर है, कोई सा भी एक नेचुरल नंबर लेंगे, इस नेचुरल नंबर में हमेशा 1 का भाग जाता है और स्वयं का इटसेल्फ खुद का भी भाग जाता है। यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर में 1 और स्वयं का पूरा भाग जाता है। जैसे 5 में 1 और 5 का दोनों का ही भाग जाता है। जैसे कि 8 1 और 8 दोनों का ही भाग जाता है। जैसे कि 20 में 1 और 20 दोनों का ही भाग जाता है। बात है कि 1 और स्वयं का भाग सदैव जाता है, हमेशा जाता है। अगर 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाए, 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाता है, तो वह आपके भाज्य संख्या होती है। जैसे कि 20 में 1 और 20 के अलावा 2 का, 10 का, 4 का, 5 का भी भाग जा रहा है, 1 और स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, तो ये आपकी भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, कंपोजिट संख्या होती है। और अगर 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, जैसे कि 5 में 1 और 5 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो यह संख्या आपके प्राइम नंबर होती है। अगर मैं 8 की बात करता हूं तो 8 में 1 और 8 के अलावा 2 का, 4 का भी भाग जा रहा है, तो यानी कि यह संख्या आपके भाज्य संख्या होगी। तो अब दोबारा से देखते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या जिन प्राकृत संख्याओं में 1 व स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या का भी भाग जाता है, तो वह आपके भाज्य संख्या होती है। या फिर हम कह सकते हैं जिन प्राकृत संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिन प्राकृत संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह आपके भाज्य संख्या होती है। जैसे कि मैं 20 की बात करूं तो 20 के 2 से अधिक गुणनखंड है, 1, 20, 2, 10, 4, 5, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये आपके भाज्य संख्या होगी। और अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वह आपके अभाज्य संख्या होगी। या फिर
जिन प्राकृत संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वह रूढ़ संख्या या फिर अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि हम अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये ऐसे ही आगे तक बढ़ते रहते हैं। और अगर मैं भाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और ये भी आगे तक बढ़ते रहते हैं। गौर करने वाली बात ये है कि ये दो आपकी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और 3 आपकी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे निकल कर आते हैं और पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य अंक कौन से हैं या कितने हैं। अभाज्य अंक कौन से अभाज्य अंक होते हैं या फिर कितने अभाज्य अंक होते हैं। तो अभाज्य अंक की अगर मैं बात करूं तो 2, 3, 5 और 7 ये आपके अभाज्य अंक होते हैं। और अगर यहाँ पे आ जाता है हाउ मेनी तो यहाँ पे आपको उत्तर दे देना है 4 आपके अभाज्य अंक होते हैं। टोटल अंक कितने होते हैं दोस्तों 10, जिनमें से 4 आपके अभाज्य अंक होते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ चुका है कि 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर है 25। सभी स्टूडेंट्स को ये चीजें बिल्कुल अच्छे से रटी हुई है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अभाज्य संख्याओं को लिख रहा हूं। देखिए अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 ये आपके कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं 100 तक। और अगर बात करें कि 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 200 तक आपके 46 यानी कि 46 अभाज्य संख्या होती है। यानी कि 101 से 200 तक 21 अभाज्य संख्या होती है। इनमें दोस्तों काफी तरह के क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहना चाहिए कि हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बनी हुई है, वो भी देख लेते हैं। और वो ट्रिक क्या है, 422, 322, 321 ये एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको याद रह सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है।
4 यानी कि 1 से 10 तक आपकी 4 अभाज्य संख्या आती है। फिर अगले 4 की बात है, ये है आपकी 11 से 20 तक, तो 11 से 20 तक भी आपकी 4 अभाज्य संख्या आती है। फिर 2 यानी कि 21 से 30 तक आपकी 2 अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 31 से 40 तक आपकी 2 अभाज्य संख्या है। फिर 3 की बात करूं तो मैं 41 से 50 तक आपके 3 अभाज्य संख्या शामिल है। फिर इसके बाद में ये अगले 2 यानी कि 51 से 60, फिर 2 61 से 70, फिर 3 71 से 80 और फिर ये 2 81 से 90 और ये 91 से 100 तक संख्याएं अभाज्य होती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि 31 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 31 से 70 तक यानी कि हमको स्टार्ट करना है यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि 70 बोला है तो हम 71 तक नहीं लेंगे, 70 तक लेंगे। यानी कि 3 3 6 7 8 और एक 9 संख्या, यानी कि हमारा उत्तर निकल कर आएगा 9। और अगर हम ट्रिक के अनुसार देखें तो ट्रिक से हम देख सकते हैं कि 31 से 70 की बात हो रही है, यानी कि ये 31 से और ये 70 तक की बात हो रही है। तो 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 2 9 हमारा उत्तर होगा। तो हम ऐसे भी उत्तर देख सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, जो कॉमन क्वेश्चन है काफी बार पूछे जा चुके हैं, एक बार हम उन्हीं को देखते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन आता है 100 तक कितने अभाज्य संख्या है 25, और अगर ये आ जाए 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर आएगा 50 तक आपके 15 अभाज्य संख्या होती है, 15 प्राइम नंबर होती है। और 51 से 100 तक, 51 से 100 तक आपके अभाज्य संख्या 10 होती है और ये टोटल आपके 25 हो जाती है। क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि 100 तक कितनी संख्या अभाज्य नहीं है। देखिए दोस्तों 100 तक कितनी संख्या अभाज्य है, उसका उत्तर होता है 75। और यहां पर आ रहा है 100 तक कितनी संख्या अभाज्य नहीं है, तो यानी कि 100 तक 100 संख्या होती है जिनमें से हमको अभाज्य संख्या नहीं लेना है। तो 100 में से अगर हम 25 को हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा उत्तर निकल कर आता है 75। एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन होता है 100 तक कितनी भाज्य संख्या है। अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि 100 तक कितनी भाज्य संख्या है, तो 100 तक आपकी 74 भाज्य संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पर 75 और यहाँ पे 74 आंसर आने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा सा फर्क आ रहा है वो आ रहा है एक अंक जिसका नाम है यूनिक नंबर, जो कि ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ये एकमात्र ऐसी प्राकृत संख्या है जो भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं होती है, जिसलिए हम इसको एक स्पेशल कैटेगरी में देखते हैं और उस कैटेगरी को हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं यूनिक नंबर या यूनिक संख्या। तो यूनिक संख्या एकमात्र एक है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले 3 पॉइंटों के बारे में, जो कि काफी कॉमन है। पहला, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है हमारा अभाज्य युग्म और दूसरा पॉइंट है हमारा अभाज्य त्रिक, और तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो है सह अभाज्य संख्या। इन तीनों ही पॉइंटों को अब हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य युग्म की। युग्म यानी कि जोड़ा होता है, यानी कि पेयर,
और अभाज्य संख्या हम देख ही चुके हैं, यानी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 होता है, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 हो तो वह अभाज्य युग्म होता है। जैसे कि 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, ऐसे जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 होता है, अंतर यानी डिफरेंस अगर 2 होता है, तो वह आपके अभाज्य युग्म संख्या होती है। फिर अगर हम बात करें तो अभाज्य त्रिक, अभाज्य त्रिक यानी कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, त्रिक यानी कि ट्रिपलेट होती है, और ट्रिपलेट यहाँ पे भी काम आ रही है और एक जगह और काम आएगी जब हम आगे बढ़ेंगे तब। त्रिक यानी कि ट्रिपलेट का मतलब है यानी कि लगातार आने वाली 3 अभाज्य संख्याएं ट्रिपलेट होती हैं, अभाज्य ट्रिपलेट होती है, अभाज्य त्रिक होती है। जैसे कि 3, 5, 7, ये लगातार आने वाली 3 अभाज्य संख्या है, तो ये आपकी ट्रिपलेट है। जैसे कि 11, 13 और 17, ये आपकी अभाज्य ट्रिपलेट होती है, लगातार आने वाली 3 अभाज्य संख्याएं अभाज्य ट्रिपलेट होती है। फिर हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सह अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो देखो नाम से पता चल रहा है, सह यानी कि 7 और अभाज्य यानी कि जो दो संख्याएं एक साथ अभाज्य नहीं होती है या एक साथ भाज्य नहीं होती है, वह आपकी सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 5 और 7, 5 और 7 की अगर हम बात करें तो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि 13 और 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 4 और 15, ये दोनों आपकी सह अभाज्य संख्या होती है। अगर मैं सह अभाज्य की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो सह अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन ये होती है, जिन दो संख्याओं का HCF यानी कि सह अभाज्य संख्या होने के लिए दो संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। जिन दो संख्याओं का HCF यदि 1 होता है तो वह आपकी सह अभाज्य संख्या होती है। यहां पर ये आपकी सह अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी सह अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी सह अभाज्य संख्या है। यानी कि जहां पर भी HCF यदि 1 आता है तो वह आपकी सह अभाज्य संख्या होगी। यदि किसी कंडीशन में HCF 1 नहीं होता है तो वह आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे कि 15 और 21, अगर मैं 15 और 21 की अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही 3 का भाग जा रहा है, दोनों का ही कॉमन फैक्टर 3 है, तो ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सह अभाज्य के लिए कुछ रूल्स बने हैं दोस्तों, उन रूल्स को हम थोड़ा सा देखते हैं कि सह अभाज्य कैसे। रूल नंबर अगर मैं पहली बात करूं, ये सारे ही रूल आपके सह अभाज्य संख्याओं को लेकर हैं। तो अगर मैं रूल नंबर फर्स्ट की बात करूं तो रूल नंबर फर्स्ट है, लगातार आने वाली दो प्राकृत संख्या हमेशा, या फिर एक वर्ड यूज कर सकते हैं सदैव, सह अभाज्य संख्या होती है। देखिए दोस्तों, लगातार आने वाली दो प्राकृत संख्या सदैव सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 3, 4, 15, 16, 40, 41, 50 और 51, लगातार आने वाली दो प्राकृत संख्या हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। दूसरा पॉइंट, लगातार
आने वाली दो विषम संख्या सदैव सह अभाज्य संख्या होती है। लगातार आने वाली दो विषम संख्या सदैव सह अभाज्य संख्या होती है, जैसे कि 3 5, 11 13, 21 23, 37 39। ये लगातार आने वाली विषम संख्या है जो हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। तीसरा पॉइंट, दो अभाज्य संख्या सदैव सह अभाज्य होती है। देखिए दोस्तों, दो अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। अभाज्य संख्याओं का फैक्टर एक और स्वयं होता है। अगर दोनों ही संख्या अभाज्य है तो दोनों में ही कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा एक के अलावा, और एक अगर कॉमन फैक्टर है तो वह आपकी सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे कि दो अभाज्य संख्या, जैसे कि एक एग्जांपल हम यही ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, और ले लेते हैं जैसे कि 17 और 41, जैसे कि 53 और 97, ये आपके सह अभाज्य संख्या है। तो ये 3 पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं ये हमेशा के लिए काम आते हैं, यानी कि हमेशा ऐसा ही होता है, इसमें कोई भी चांस नहीं है, ये हमेशा निश्चित है। फिर इसके बाद में अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि दो सम संख्या कभी भी सह अभाज्य नहीं होती है। देखिए दोस्तों, दो सम संख्या कभी भी सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे कि मैंने दो सम संख्या ली है, एक तो लिया मैंने 50 और एक मैं ले लेता हूं 64। जैसे कि सम संख्याओं की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि प्रत्येक संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि उसका एक फैक्टर 2 निकल कर आता है। अगर इसमें भी 2 फैक्टर है और इसमें भी 2 फैक्टर है, यानी कि इसमें भी 2 का भाग जाता है और इसमें भी 2 का भाग जाता है, तो ये निश्चित है कि उनका एचसीएफ 1 ना हो करके 2 या 2 से अधिक होगा। और अगर 1 नहीं होता है तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। तो लगातार आने वाली संख्या हो, सम या केवल सम संख्या हो, वह हमेशा सहअभाज्य संख्या ही होती है। जैसे कि 50 और 64, 72 और 96, कोई सी भी आप दो सम संख्याएं लेंगे, 4 और 6, ये आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। ये 4 पॉइंट के बाद में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कैसे कैसे पॉइंट होते हैं। अगला पॉइंट हमारा फिफ्थ, जिसमें दो भाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकती है। दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब क्या है? मैंने पिछले चारों पॉइंटों में एक सर्टेनिटी, निश्चितता रखी थी कि हमेशा ऐसा होता है, जबकि यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटीज यानी कि चांसेस दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है दो भाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैं दो भाज्य संख्या ले रहा हूं, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर मैं ले रहा हूं 15 और 21। अगर मैं 15 और 21 की बात करूं तो ये भी आपकी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों मिलकर सहअभाज्य संख्या नहीं है। दोनों मिलकर सहअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इनका HCF या फिर कॉमन फैक्टर जो निकल कर आ रहा है वो 3 हो रहा है, यानी कि ये आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं है। और एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो भी दो भाज्य संख्याओं का ले रहा हूं, जैसे कि 15 और 16। ये भी आपके भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों मिलकर आपके सहअभाज्य संख्या होगी।
ये दोनों मिलकर आपके सहभाज्य संख्या होगी, क्योंकि दोनों का ही HCF 1 है। तो यहाँ पे चांसेस है अभाज्य संख्या हो भी सकती है और अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकती। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, दो विषम संख्या सह अभाज्य संख्या हो सकती है। दो विषम संख्या सह अभाज्य संख्या हो सकती है। यहां पर भी वर्ड आ रहा है हो सकती है, इसका मतलब है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये पॉजिटिव भी सही होता है और नेगेटिव भी सही होगा। देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे दो विषम संख्या है और मैंने जो इससे पहले पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया था वहां पर लिखा था लगातार आने वाली दो विषम संख्या। अगर लगातार आने वाली दो विषम संख्या होती है तो वह निश्चित ही सह अभाज्य संख्या होती है। लेकिन आपसे केवल ये कहा जाए कि दो विषम संख्या है तो वह सह अभाज्य होगी कि नहीं होगी, तो मैं बात करता हूं कि दो विषम संख्या सह अभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैंने लिया एक एग्जाम्पल 15 और 19 का। अगर 15 और 19 की बात करें तो यह आपकी सह अभाज्य संख्या है। ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, दोनों मिलकर क्या बन रही है दोस्तों? सह अभाज्य संख्या। लेकिन इसी के खिलाफ, इसी के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैंने लिया 15 और 33। अगर मैं इनकी बात करूं तो यह आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों में ही 3-3 का भाग जा रहा है। तो दो विषम संख्या सह अभाज्य संख्या हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे जिनमें आपके अभाज्य युग्म यानी कि ट्विन प्राइम, और उसके बाद में हमने पढ़ा था ट्रिपलेट, अभाज्य संख्याओं का ट्रिपलेट यानी कि त्रिक। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था सह अभाज्य। अब एग्जाम में इनके क्वेश्चन किस तरह से आए थे उनके बारे में हम देखते हैं। सीटेट 2019 में एक क्वेश्चन आया था जो काफी लोगों ने पूछा था, काफी लोग उसको गलत कर आए थे, कुछ नया देखने को मिला था। वो था ट्विन प्राइम को लेकर, ट्विन प्राइम को लेकर था, अभाज्य युग्म को लेकर था। क्वेश्चन था कि 100 तक कितने अभाज्य युग्म है। 100 तक कितने अभाज्य युग्म है, तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 8। आपके 100 तक 8 अभाज्य युग्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61 और लास्ट 71 और 73। ये आपके 8 युग्म है जो 100 तक आते हैं, जिनमें 2 का अंतर है। इन सभी संख्याओं में 2 का अंतर होता है। जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता है वह आपके अभाज्य युग्म होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 8। ये आपके सीटेट 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जातीय मान, स्थानीय मान, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, किस तरह से उनसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। दोस्तों आज मैंने जो भी पढ़ाया तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए।
अच्छे से देखिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।